दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज से हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे पूरा आपसे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल में मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी डेट अप्रैल में सुनिश्चित है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश के कांस्टेबल माने आरक्षक के एग्ज़ाम है, पटवारी आने वाले में पटवारी का एग्ज़ाम है और सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सब में समान रूप से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में देखें, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में देखें, तो अगर आप एनालिसिस करेंगे पिछले 2-4 सालों के पेपरों को, तो आप पाएंगे कि लगभग 20 से 35 क्वेश्चन के बीच में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे, आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो गठन के बारे में गठन दो तरीके का हम देखेंगे, पहला तो आंतरिक गठन और दूसरा है बाह्य गठन। तो आज हम बात करेंगे बाह्य गठन के बारे में। और आप हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 के पहले जो मध्य प्रदेश की परिदृश्य हुआ करती थी वो आपको हमारी स्क्रीन में दिख रही है मैप के माध्यम से। तो आगे एक एक करके चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान स्वरूप है, मतलब 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश जिस वर्तमान स्वरूप में है वो कैसे आया, और मध्य प्रदेश का जो गठन होता है, आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश का जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो किस परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो देखेंगे, माने जो इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं, हम तथ्यों पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश बनने के ऐतिहासिक तथ्य क्या रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने अभी पुराना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिकमेंडेशन में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बनी थी। ये क्वेश्चन था इस बार का, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। आपको हमारे मैप में दिख रहा होगा मध्य प्रदेश जो 1947 से, मतलब 1947 से 1956 तक, मतलब 1 नवंबर 56 के पहले जो स्थितियां हुआ करती थी वो दिख रही हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये पूरा था सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, जिसमें बघेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, महाकौशल का क्षेत्र और पूरा छत्तीसगढ़ और नागपुर वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, इसको सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहते हैं। आगे हम आपको जब पूरा डिटेल में बताएंगे तो सीपी एंड बरार का 1861 में गठन बताएंगे जब अंग्रेजों ने किया था। अब बाद में इसको बरार को जोड़ा जाता है 1903 में, तो इसके बारे में आगे पूरी चर्चा करेंगे। अभी आपको मैप दिखाने का ये रीज़न है कि आप अपने दिमाग में मैप को रख लें, जिससे आगे जब हम चर्चा करेंगे इसके गठन के बारे में तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ये जो क्षेत्र है, मतलब जो वर्तमान समय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है मालवा, और अगर उसके ऊपर जाएं, मतलब उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जाएं, ग्वालियर वाले बेल्ट में, तो ये दोनों मिला के इसको मध्य प्रांत बोला जाता था। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखता है, इसका नाम था भोपाल, जो आप सभी जानते हैं कि 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश में इसको मिला लिया गया था। ये हालांकि स्वायत्त रहना चाहता था, पर जनमत संग्रह द्वारा 1 जून 1949 को, तब भोपाल के नवाब हुआ करते थे हामिदुल्ला खान, उनसे एक ट्रीटी एक्शन करके जनमत संग्रह द्वारा 1 जून 1949 को मिला लिया जाता है। तो ये कुछ सिनेरियो रहा है, तो आप इसको याद रखें। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो गठन के पहले हम चलते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब हम चलते हैं 1947 की स्थिति में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था।
15 अगस्त 1947 के दिन। तो आप सभी जानते हैं कि कुल 552 देसी रियासतें थी, कुल 552 रियासतें थी जिनको एकीकृत करके राज्यों का गठन किया गया था और प्रशासन के आधार पर गठन किया गया था। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मध्य प्रदेश का गठन बता रहे हैं और 1947 आज़ादी क्यों बता रहे हैं। तो अब जब आगे हम चीज़ें बताएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो जब ये 552 था, इनको एकीकृत करके, जिसमें से 552 में से 549 ऐसी रियासतें थी जो भारत में अपने आप मिल लिए थे, पर 3 ऐसी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 ऐसी रियासतें थी जिनको अलग अलग तरीके से माने सैनिकों के द्वारा और जनमत संग्रह द्वारा इनको बाद में भारत में मिलाया गया था। तो इन रियासतों को एकीकृत करके प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसको कहते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। थोड़ा सा हम अब पॉलिटी में चलते हैं और देखते हैं कि ये बताने का क्या उद्देश्य है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। पार्ट ए में उन राज्यों को रखा गया था जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था, जैसे बिहार प्रोविंस हो गया, या यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश कहते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, या कोलकाता हो गया। ऐसे राज्यों को पार्ट ए में रखा गया था, या दूसरे शब्दों में कहें जिनका अंग्रेजों का जिन पर सीधे आधिपत्य था, जिन पर सीधे वो प्रशासन कर रहे थे, उनको पार्ट ए स्टेट में रखा गया था। ठीक है, आज़ादी के बाद की हम बात कर रहे हैं। पार्ट बी में उन देसी रियासतों को रखा गया था जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे अंग्रेजों के। ठीक है, हालांकि वो जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो लगान माने कर जो है वो दे रहे थे अंग्रेजों को ही, पर वहाँ राजा रजवाड़े वाली स्थिति थी और वहाँ वो राजा प्रशासन कर रहे थे। तो ऐसे क्षेत्रों में को पार्ट बी में रखा गया था जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में नहीं थे। और जब इनको मिलाया गया तो भारत सरकार ने इनको एक प्रलोभन दिया, एक लालच दिया कि आपको प्रीवी पर्स, एक टर्म आप याद रखिए, इनको पीवी पर्स दिया गया। चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये मिलना नहीं चाहते थे, स्वायत्त रहना चाहते थे, अलग देश अपना बनाना चाहते थे, पर उस समय के तत्कालीन सरकार माने पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री हमारे या उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को लालच दिया कि आपको सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे आपके प्रशासन को चलाने में, आपके रजवाड़े जो राजसी खर्च हैं उनका वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे देसी रियासतें पार्ट बी के हिस्से में थी। और पार्ट सी में जो 1 और 2 से बच गई थी और छोटी रियासतें थी, जैसे आप विंध्य प्रदेश में आप पार्ट सी में आप देखेंगे, जब मध्य प्रदेश के हम बताएंगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ के कुछ रियासतों को आप देखेंगे, या और छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको पार्ट सी में रखा गया था। और अगर हम पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार केवल एक ही द्वीप समूह था, अंडमान निकोबार, जिसको पार्ट डी में रखा गया था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये आप पंचायत क्यों बता रहे हैं। इसको पंचायत बताने का सिर्फ मतलब है कि जब हम मध्य प्रदेश का विभाजन बताएंगे कि 3 पार्ट में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसीलिए बेसिक से बताने का मतलब ये है। आप सभी जानते हैं कि जो पार्ट ए था, जब हमारा संविधान 1946 से जब कैबिनेट मिशन आया, उसने संविधान की मंजूरी दी तो भारत अपना संविधान बनाने में लग गया। आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में हमारा जो संविधान है वो लागू होता है। तो उस समय पर ये भाग 4 संविधान के हमारे भाग 4 में पार्ट ए वर्णित था, भाग 7 में पार्ट बी का वर्णन था और भाग 8 में
भाग 8 में पार्ट डी स्टेट का वर्णन था और भाग 9 में, माफ कीजिएगा, भाग 9 में पार्ट डी का वर्णन हुआ करता था। वहीं अगर हम थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं, आपको हो सकता है कि ये चीजें ठीक ना लग रही हो, तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक भाग 6 के अंतर्गत पार्ट ए का वर्णन आपको उस समय के संविधान में मिलता था। हालांकि बाद में हम आपको बताएंगे कि इसमें कहीं कहीं संशोधन किए गए, कब संशोधन किया गया है। और ये जो अनुच्छेद 238 में वर्णित था पार्ट बी, और पार्ट सी की आप बात करें तो 239 से लेकर 242 अनुच्छेद में वर्णित था। और अगर हम पार्ट डी की बात करें तो 243 में। हालांकि आप अगर एम लक्ष्मीकांत उठाएंगे तो आप पाएंगे इस पार्ट डी को 234 लिखा हुआ पाएंगे, पर 243 है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये आप सभी जानते हैं कि प्रीवी जो स्टेट है, प्रीवी पर्स जो है, इसको मैडम इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती हैं, माने मैं बात कर रहा हूं 1971 में, इन्होंने 26वां संविधान संशोधन किया था। छब्बीसवां संविधान संशोधन मैडम इंदिरा गांधी ने करके ये जो प्रीवी पर्स है, जो हमने आपको पार्ट डी के लिए बताया था प्रलोभन, इसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब जब आप अब संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें प्रीवी पर्स नाम की चीजें नहीं है, क्योंकि 26वें संविधान संशोधन 1971 में इस प्रीवी पर्स को मैडम इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया, माने अब ये स्थिति में नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब जो है वो नौवें को 8वें में मर्ज कर दिया गया। आप देखेंगे कि हमारे जो 6वां भाग है अभी वर्तमान संविधान का, उसमें राज्यों का वर्णन है, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, जिसका अंडमान निकोबार माने पार्ट डी वाले का पार्ट 8 में माने 8वें भाग में इसको मर्ज कर दिया गया। और 9वें भाग आप सुनेंगे 93 में, जब से इसको आप पंचायती राज व्यवस्था को जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 9वां भाग है उसमें पंचायती राज आ चुका है, पर इसको वही मर्ज किया गया है। आप बाद में देखेंगे कि हमारा 7वां भाग है वो वर्तमान समय में खाली चल रहा है भारतीय संविधान में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। तो ये पार्ट अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेके प्रशासनिक रूप से जो भारत के राज्यों का बंटवारा था वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में था। ये बताने का सिर्फ ये रीजन था कि जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो मध्य प्रदेश भी 4 भागों में विभाजित, माफ कीजिएगा 3 भागों में विभाजित था। पहला है पार्ट ए, जिसको आप सीपी एंड बरार के रूप में जानते हैं। दूसरा है पार्ट बी, जिसको आप मध्य प्रांत के रूप में आप जानते हैं। और तीसरा है पार्ट सी, जिसको आप विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो 1 नवंबर 1956 के पहले जो मध्य प्रदेश का विभाजन था वो 3 भागों में था, और बाद में आप जब 1 जून 1949 भोपाल को पाएंगे वो भी पार्ट सी का हिस्सा है। भोपाल भी पार्ट सी के अंदर ही उसको रखा गया था। हालांकि कुछ किताबों में आप पाएंगे कि पार्ट डी भोपाल को बताया गया है, पर पार्ट सी में ही भोपाल हिस्सा हुआ करता था। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं कि जो आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा पूरा सीपीएन बरार था, सीपीएन बरार वाला क्षेत्र था। आप देख सकते हैं जिसमें ये विंध्य प्रदेश, महाकौशल का क्षेत्र, बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, और ये आपको नागपुर महाराष्ट्र वाला मराठी भाषी क्षेत्र, विदर्भ वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। इन सब को मिला के
CPN बरार क्षेत्र बनाया गया था। आप सभी जानते हैं कि 1861 में अंग्रेजों द्वारा 1861 में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर सेंट्रल प्रोविंसेस बनाया गया था 1861 में। जब आगे अगर हम इतिहास पर बात करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि भोसले से उन्होंने मराठाओं के बीच में 1818 में अंग्रेजों से आंग्ल मराठा संधि आपने इतिहास में पढ़ी होगी, उसी संधि के बाद ही इस राज्य को बनाया जाता है। हालांकि बाद में भोसले जबलपुर के बाद फिर वहाँ आधिपत्य करते हैं और फिर भोसले से ट्रीटी करके 1861 में CPN सेंट्रल प्रोविंसेस को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर अंग्रेज अपना राज्य बनाते हैं। हमने बात की थी पार्ट 1A में वो राज्य आते हैं जिन पर अंग्रेजों का सीधे अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी पार्ट A में CP1 हिस्सा है, माननीय सेंट्रल प्रोविंसेस वाला हिस्सा है। बाद में 1903 में, ये डेट याद रखेंगे, बाद में 1903 में बरार को भी CP सेंट्रल प्रोविंसेस में जोड़ दिया जाता है। ये भी भोसले से छीनकर इस वाले क्षेत्र को मर्ज कर दिया जाता है और इन दोनों को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के रूप में कहा जाता है। तो ये और अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार की जो राजधानी हुआ करती थी वो नागपुर हुआ करती थी, नागपुर। और जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, आगे हम आपको इनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे आगे स्लाइड में। अभी आप राजधानी और इनके बनने की तिथि को आप ध्यान रखें। और ये जो आपको मैं वर्तमान मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र कह रहा हूँ, हालांकि ये पुराना मैप है, ये पश्चिमी क्षेत्र माने मालवा वाला क्षेत्र है। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को आप देखें, ग्वालियर वाले बेल्ट को, इसको संयुक्त मिला के इसको मध्य प्रांत बोला जाता था, मध्य प्रांत ये कहा जाता था। और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। पहली तो है ग्वालियर, जो 6.5 महीने राजधानी हुआ करती थी, और दूसरी राजधानी थी इंदौर, ये 5.5 महीने यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो मध्य प्रांत की 2 राजधानियां हुआ करती थी, 6.5 महीने ग्वालियर और 5.5 महीने इंदौर इसकी राजधानियां हुआ करती थी। विंध्य प्रदेश, ये जो सी पार्ट है ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ये विंध्य प्रदेश है। विंध्य प्रदेश पार्ट सी में रखा गया था। मैंने कहा था कि पार्ट सी में छोटी रियासतें थी, तो रीवा रियासत हुआ करती थी। आप सभी आपने पढ़ा होगा पिछली बार, रीवा रियासत की राजधानी से क्वेश्चन भी MP प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। बाद में हम आपको बताएंगे इनके मुख्यमंत्री, इन सभी के मुख्यमंत्री कौन थे और यहाँ के राज्यपाल कौन हुआ करते थे, अगली स्लाइड में हम बताएंगे। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि भोपाल, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये क्षेत्र भोपाल 1 जून 1949 को पार्ट सी में माने एक जनमत संग्रह द्वारा इसको भारत में विलय कराया जाता है और भोपाल वाले क्षेत्र को भी ये पार्ट सी वाले हिस्से में रखा जाता है, ठीक है। और उस समय जब ये संधि की जाती है जनमत संग्रह द्वारा, जब भारत में विलय कराया जाता है, तो उस समय के भोपाल के नवाब हुआ करते थे हमीदुल्ला खान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही जो मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित है। ये आपको मैप दिख रहा होगा और आप इसको याद रखें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने ये सुना होगा अभी कितने राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, ये 2020 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। अगर आपने 2015 का देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन था कि राज्य पुनर्गठन आयोग या भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनने वाले पहले राज्य का नाम, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। तो आगे हम बताएंगे कि कैसे इन राज्यों का गठन किया गया था। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति हुआ करती थी 3 पार्टों में। पर आप सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जो कि
फ्रांस से लिया गया था कि सबसे सीनियर थे तो वो उस समय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति होते हैं उनको वोटिंग करके उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उस समय संविधान सभा में कहा था कि जो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का जो गठन है वो सही नहीं है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारा वर्तमान का साउथ इंडिया है, माने आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना या कर्नाटका या केरल या तमिलनाडु, इन सब राज्यों से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग जोरों शोरों से लगातार चलती आ रही थी। आप सभी जानते हैं कि 3 कमेटियां जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है जाननी चाहिए। एक तो है धर आयोग, आगे की स्लाइड में भी हम आपको चर्चा करेंगे, जेवीपी कमेटी और फजल अली। ये 3 समिति आपको जानना चाहिए, इनके बारे में आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अप्रैल 1948 में फजल अली आयोग का गठन होता, चूंकि जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांगें चरम पर थी, काफ़ी जोरों शोरों से चल रही थी, तो संविधान सभा द्वारा ही धर आयोग का गठन किया गया था अप्रैल 1948 में। जो एसके धर, इसके आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एसके धर, आप ये नाम याद रखिए। एसके धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया था अप्रैल 1948 में। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो दिसंबर 1948 में, ये याद रखेंगे आप, दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि अभी हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, चूँकि 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, चूँकि किसी तरीके से देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में विलय कराया गया है। अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से इस देश का विखंडन आपको देखने को मिले। तो इस वजह से इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही थी। इसके बाद फिर भी बात नहीं बनी, चूँकि भाषा के आधार पर राज्यों की जो डिमांड थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जेबीपी कमेटी का गठन किया गया, जिसको कहते हैं जेबीपी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल, माने सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी माने पट्टाभी सीतारमैया। बाद में ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। आपने त्रिपुरी क्राइसिस में भी आपने इनका नाम पढ़ा होगा कि जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, तो महात्मा गांधी ने के कैंडिडेट हुआ करते थे पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया नहीं, ये मैं लड़ रहा हूँ। और वे त्रिपुरी माने वर्तमान समय का जबलपुर है त्रिपुरी। तो ये इनकी कमेटी बनती है। इसको कहते हैं भाषाई प्रांत समिति। भाषाई प्रांत समिति के नाम से इसका गठन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो धर आयोग का एनालिसिस करने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी का जो गठन है वो दिसंबर 1948 में किया जाता है। यहां तक आपने हो सकता है कि नोट डाउन कर लिया होगा, अगर ना भी किया होगा तो आपको पीपीटी दे दी जाएगी। आप पीपीटी आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। तो जेबीपी कमेटी की अगर बात करें तो इसका गठन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को आपको आगे मिल सकते हैं। तो दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको भाषाई प्रांत समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने मई 1949 में अपनी जो सिफारिशें हैं वो दी, और इन्होंने वही राग अलापा है जो एसके धर माने धर आयोग ने जो राग अलापा था वही राग जेबीपी कमेटी ने भी अलापा। और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर ही राज्यों का गठन करना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए।
फजल अली के बारे में आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक नाम और आपको देखने को मिलेगा। एक नाम आपको देखने को ये मिलेगा कि जब जेबीपी कमेटी द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को नकार दिया जाता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो साउथ इंडिया है वर्तमान समय में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरफ से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए पुरजोर मांग चल रही थी। तो एक शख्स हुआ करते थे हैदराबाद आंध्र प्रदेश के ही पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू एक व्यक्ति हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर थे और ये कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। ये भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए ये अनशन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 56 दिन ये उनकी भूख हड़ताल चलती है। माफ़ कीजिएगा, 56 दिन उनकी भूख हड़ताल चलती है और उसी भूख हड़ताल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, वो परलोक सिधार जाते हैं। तो आनन फानन में पर जो तत्कालीन सरकार थी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने आनन फानन में ही भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन कर दिया। हालांकि उन्होंने दिसंबर 1952 में ही इसकी घोषणा कर दी थी कि हम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करेंगे, पर जैसे ही उनकी मृत्यु होती है उसको आनन फानन में जल्दी से ही उसका गठन कर दिया जाता है। और 2015 का यही क्वेश्चन था कि पहला राज्य कौन से था जो भाषाई आधार पर बना था। तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया जाता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये आप याद रखें, 2015 का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य का नाम। तो इसका गठन हुआ था, आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य है और ये मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, माने तमिल लैंग्वेज वाला जो राज्य है अभी वर्तमान का तमिलनाडु, उसमें इस राज्य को मिला के रखा गया था और तमिल से तेलुगु को अलग करके नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। और पोट्टी श्री रामल्लू जी जो थे, उनके इस अनशन की वजह से आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य को बनाया गया। फिर उसके बाद ही सरकार को ये लगा कि इस तरीके की कई घटनाएं पूरे देश में हो सकती है। उसी समय 1953 में ही, दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। आगे हम आप इसीलिए वहाँ हमने आपको रोक दिया था कि ये कहानी अगर हम आपको बता दें, फिर आगे हम फजल अली आयोग के बारे में बताते हैं, जिसमें फजल अली आयोग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फजल अली पूर्व रिटायर्ड जज हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में इस समिति का जो है वो गठन किया गया था। तो फजल अली और उनके 2 सहयोगी थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पडिक्कर हुआ करते थे। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मैंने जेबीपी समिति के बारे में आपको बता दी और धर आयोग के बारे में भी आपको पहले ही चर्चा की। दोनों ही 1948 में गठन होता है। अप्रैल 1948 में, दिसंबर में ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी का भी गठन होता है। फजल अली आयोग, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं, भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से फजल अली आयोग को जानते हैं, जिसके अध्यक्ष खुद फजल अली थे। फजल अली अध्यक्ष और 2 और सदस्य थे, सरदार KM पडिक्कर और दूसरे थे HN कुंजरू, माने पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 थे, ये 2 सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे। 1953 दिसंबर 1953 में इस समिति को बनाया जाता है, जिनको ये देखरेख करना था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1955
1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन कई उन्होंने तथ्य कहे कि इस पर जो हमारा बेसिक है उन तथ्यों पर देखते हैं कि फजल अली आयोग के महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन क्या रहे हैं, कारक क्या रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं कि भारत की अखंडता एवं सुरक्षा का संरक्षण, भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता होनी चाहिए, वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र, सभी राज्य और पूरे देश में लोगों को कल्याण और योजना का संवर्धन होना चाहिए। तो उन्होंने ये कुछ महत्वपूर्ण कारक कहे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग था फजल अली की रिकमेंडेशन में, उसमें से हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का माफ कीजिएगा कि गठन किया गया था या उनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशें की गई थी। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे फजल अली आयोग के बारे में। और ये आप ये मैप देख सकते हैं। हालांकि मैंने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश का जो पार्ट है उनके बारे में कुछ और डिटेल आपको जानकारी दे दें, तो मैंने पहले बताया था कि 1861 में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड 1903 में बरार क्षेत्र को शामिल किया जाता है। मतलब 2 नवंबर 1861 में सेंट्रल प्रोविंसेस और 1903 में बरार। जो इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल। और हमने राजधानी बता ही दी थी शुरुआत में ही कि सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार की जो राजधानी हुआ करती थी वो नागपुर हुआ करती थी और इसके राज्यपाल हुआ करते थे ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव इसके राज्यपाल हुआ करते थे। दूसरा था हमारा, जो हमने पिक्चर में आपको दिखाया कि मध्य भारत प्रांत, ये 25 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को इस राज्य का गठन किया गया था। ये पार्ट बी वाले हिस्से में था, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, मध्य भारत प्रांत। और इसके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो लीलाधर जोशी थे। और राज्यपाल या राज्य प्रमुख की बात करें तो उसके 2 राज्यपाल हुआ करते थे या राज्य प्रमुख हुआ करते थे। मतलब जो हमने आपको ग्वालियर वाले रियासत की बात की थी, माने सिंधिया रियासत से जीवाजी राव सिंधिया प्रमुख हुआ करते थे। और होलकर वंश, हालांकि ये दोनों मराठा के ही अंग हैं कि होलकर और सिंधिया। तो जो होलकर वंश से यशवंतराव होलकर हैं उनको उप प्रमुख के रूप में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। पार्ट सी की अगर विंध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण आपको कामता सक्सेना का नाम सुनने को मिलेगा या कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के बारे में मिलेगा। और इन दोनों के बीच में आपस में खींचातानी चलती है और बाद में आप देखेंगे कि जब कुछ बात नहीं बन पाती है तो बाद में पंडित शंभूनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री होते हैं इस विंध्य प्रदेश के। तो देखते हैं कि मार्च 1948 में 38 रियासतों को मिलाकर, 38 रियासतें बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले हिस्से को मिलाकर, मतलब रीवा, सतना और ये पन्ना छतरपुर वाले बेल्ट को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। और कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनाए गए। कामता प्रसाद जो सक्सेना थे वो बुंदेलखंड का नेतृत्व कर रहे थे और जो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह थे वो बघेलखंड का नेतृत्व कर रहे थे। आप जानते हैं कि कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विद्यमान है। ये सतना में एक तहसील है या ब्लॉक है रामपुर बघेलान, विधानसभा क्षेत्र भी है रामपुर बघेलान, वहाँ से ये आते हैं। बाद में इनके एक बेटे हैं जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। जब आपको हम ये लेक्चर आगे बताएंगे तो
वहाँ भी हम आप जिक्र करेंगे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह का। ये दोनों आपस में अलग अलग बुंदेलखंड और बघेलखंड का मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई बात बन नहीं पाती कि फाइनल में इस विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और आपस में खींचातानी चलती है। और एक नाम तब निकल के आता है पंडित शंभूनाथ शुक्ल, जो मुख्यमंत्री बनते हैं। शंभूनाथ शुक्ल जो विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, और यहाँ के राज्य प्रमुख हुआ करते थे मार्तंड, राजा मार्तंड सिंह। रीवा रियासत के राजा थे मार्तंड सिंह, वो यहाँ के राज्यपाल या प्रमुख बनते हैं। शंभूनाथ शुक्ल जब इनकी एंट्री होती है तो जो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र का जो मंत्रिमंडल था उसमें आपस में सामंजस्य बन जाता है, और दोनों के मिलने पर ही पंडित शंभूनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री बनते हैं विंध्य प्रदेश के, और राज्यपाल बनते हैं रीवा रियासत के राजा मार्तंड सिंह। बाद में ये विधायिका के भी चुनाव लड़ते हैं, सांसद का भी, और वहाँ भी ये चुने जाते हैं। और 1 जनवरी 1950 को केंद्र प्रशासित पार्ट सी में इस प्रदेश को रखा गया था। इसके बाद हमने कहा था आपको कि 1 जून 1949 को भोपाल का विलय कराया गया था जनमत संग्रह द्वारा। उस समय के जो नवाब थे, नवाब हमीदुल्लाह खान थे। ये लिखने के पीछे का उद्देश्य है कि अगर आप पीपीटी लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको बनाने में। और चीफ कमिश्नरी शासित प्रदेश इसको बनाया गया था, और श्री NB बनर्जी यहाँ के मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे। आप जानते हैं कि कमिश्नरी क्षेत्र इसको बनाया गया, तो यहाँ के जो प्रमुख थे आयुक्त थे वो NB बनर्जी थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। और जो इसकी राजधानी हुआ करती थी वो इस्लामपुर, भोपाल के पास ही। आप सभी जानते हैं कि भोपाल जो नवाबों का क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ की राजधानी भी इस्लामपुर थी। और जनवरी 1952 में चुनाव होते हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। इनसे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे एग्जामों में, प्रीलिम्स में भी, कि ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये बाद में भारत के हमारे राष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा, और भोपाल के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इनसे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की कुछ जानकारियाँ रही हैं। हालांकि कुछ चीज़ें और बताते हैं कि जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं वो वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर 1956 को जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो ये सेम की सेम ये चीज़ थी। चूँकि आप जानते हैं कि भाषाई राज्य के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। चूँकि 14 राज्यों में एक राज्य मध्य प्रदेश भी था, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए। आप जानते हैं कि जो चेंजेस हुए वो चेंजेस मैं बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये नागपुर वाला जो बेल्ट आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ के 8 क्षेत्र हुआ करते थे। 8 जो क्षेत्र थे वो मराठी भाषी क्षेत्र थे। वो पूरे वर्तमान में तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था 1960 में किया गया था, और महाराष्ट्र के गठन के पहले उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। तो चूंकि वो मराठी भाषी क्षेत्र था, तो ये पूरे 8 के 8 जो क्षेत्र थे वो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दे दिए जाते हैं। वो 8 क्षेत्र कौन था? अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा, वर्धा, चांदा, और सबसे आखिर में था यवतमाल। ये 8 क्षेत्र थे जो मराठी भाषी क्षेत्र थे, जो यहाँ थे। इन सब को मराठी भाषी के आधार पर उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दे दिया गया। और ये जो वर्तमान आप मध्य प्रदेश देखते हैं वहाँ पर इनको नहीं शामिल किया गया। और यहाँ पर एक जगह हुआ करती है, आप जानते हैं कि मंदसौर जिला है। यहाँ पर मंदसौर जिले में एक जगह थी भानपुरा। भानपुरा आज भी विद्यमान है। मंदसौर में ही एक
ब्लॉक है, तहसील है भानपुरा। भानपुरा में एक जगह था सुनील टप्पा, या इसको आप कई किताबों में सुनैल टप्पा भी सुने होंगे आप, नाम कुछ भी ले लीजिए, सुनील या सुनैल टप्पा, उसको राजस्थान को दे दिया जाता है। और राजस्थान यहाँ पर कोटा के पास एक तहसील हुआ करती थी सिरोंज, वर्तमान में विदिशा में मिला दी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मंदसौर में भानपुरा तहसील में एक जगह थी सुनील टप्पा जिसको राजस्थान को दे दिया जाता है, और जो कोटा की एक तहसील हुआ करती थी सिरोंज, जिसको वर्तमान में भोपाल संभाग के अंतर्गत एक जिला है विदिशा, वहाँ पर इसको मिला लिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये बाद में हम जब आंतरिक गठन की बात करेंगे, जिलों की हम अगले लेक्चर में जब हम आपसे बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि मंदसौर से नीमच कैसे अलग होता है, कब अलग होता है, तो ये पूरी चर्चा करेंगे। तो ये आपको ये जो मैंने मैप दिखाया आप ये देख सकते हैं कि मंदसौर वाले क्षेत्र भानपुरा, यहीं से सुनील टप्पा जाता है और यहाँ से ही विदिशा में, यहाँ से सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया जाता है। और भंडारा, अकोला, अमरावती, यावतमाल, चांदा, भंडारा, नागपुर के जो 8 मराठी भाषी क्षेत्र थे, इनको महाराष्ट्र माने उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया जाता है। शेष सारे के सारे हिस्से, मतलब ये जो आपको विंध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आता है। आपको ये जो मध्य प्रांत वाला हिस्सा है, माने वर्तमान का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा है, वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आ जाता है। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, वो भी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आ जाता है। जब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे तो बताएंगे कि कैसे सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को एक बड़े भाई और छोटे भाई में भी बंटवारा होता है, माने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में बंटवारा होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश का है, माने 52 जिले 10 संभागों वाला जो वर्तमान स्वरूप है, वो आपको इस मैप में दिख रहा होगा, उन स्वरूपों पर हम चर्चा करेंगे। और जो पुनर्गठन फिर से होता है 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो कितने जिले थे, गठन के पश्चात कुल कितने जिले बनते हैं 1 नवंबर 2000 तक, और फिर जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग होता है तो कितने जिले बचते हैं। तो ये शेष आगे के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से छोटा रखते हैं चूँकि आपको भी बोरियत ना महसूस हो और आप आसानी से इस वीडियो को देख लें। ये कुछ महत्वपूर्ण गठन के तथ्य रहे हैं, ऐतिहासिक तथ्य रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक अवश्य दें। और ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा मध्य प्रदेश को बहुत बेसिक से लेके पूरे अच्छे लेवल तक आपको ले जाएं, जिससे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपको यहाँ से कोई समस्या ना हो। अगर आप इस जो पीपीटी है इसकी अगर आप पीडीएफ वर्जन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेटों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस लिंक को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, और फीडबैक अवश्य दें जिससे और भी हम आप तक और अच्छे कंटेंटों के साथ आप तक पहुँचें। और जो भी नए व्यूअर पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जाने से पहले एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से क्लासेस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप मध्य प्रदेश का हमारा जो कंटेंट है आपको ठीक लग रहा हो तो आपको बुक फॉर्म में भी इंग्लिश में बुक आपको अवेलेबल है, तो चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुक की डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।